हेलो एंड वेलकम टू सिविल कोड आईएएस। दिस इज़ आवर प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज़। आज हम 71 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। 2024 का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। हम लक्ष्मीकांत में पूरी डिटेल के साथ हर चीज़ पढ़ते हैं, पर फिर भी 2024 की ये क्वेश्चन सभी के लिए टफ थे। क्यों? क्योंकि अब कितनी बार संशोधन किया गया, इतना फैक्ट्स ध्यान रख पाना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में हम परिसीमन आयोग के बारे में समझेंगे। अभी तक ये 4 बार गठित किया जा चुका है। 1952 में पहली बार गठित किया गया, फिर 1962 में, फिर 1973 में, कहीं कहीं 72 दिया रहता है, और फिर 2002 में। ठीक, तो ये ध्यान रखें 4 बार। अब देखते हैं 2012 में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है परिसीमन आयोग पे। वो क्वेश्चन क्या है उसे देखते फिर हम इसके एनालिसिस करेंगे। अब ये देखिए, थोड़ी धुंधली दिख रही होगी पर एडजस्ट करें। 2012 में क्वेश्चन क्या है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, पहला है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो आप देखिए परिसीमन आयोग के बारे में पूरी डिटेल्ड ऑलरेडी 2012 में पूछा, 2024 में ये पूछा कि कितने आयोग गठित किए जा चुके हैं। तो अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है। अब हम परिसीमन आयोग के बारे में देखते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ठीक, ये एक चर्चा में न्यूज इसीलिए था क्योंकि हाल फिलहाल में वो दक्षिणी राज्यों में परिसीमन आयोग का जब वो गणना हो रहा था, परिसीमन आयोग जब काम कर रही थी, तो दक्षिणी राज्यों में ये विवाद इसीलिए उठा क्योंकि परिसीमन आयोग क्या करती है, वो जनगणना के बेस पे क्षेत्रों का निर्धारण करती है। परिसीमन आयोग का क्या क्या कार्य है वो बहुत बारीक से नीचे देखेंगे डिटेल में। बस अभी आप मोटा मोटी समझो कि परिसीमन आयोग क्या करती है कि ये क्षेत्र है, इसको 4-5 मान लें कितने भी भागों में डिवाइड कर दे, तो वो जनसंख्या के अनुसार से लोकसभा या विधानसभा के सीट निर्धारण करती है कि अगर मान लेते हैं कहीं 40 जनसंख्या है तो वहाँ 4 सीट देगी और 40 को 4 भाग में बांटेगी 4 क्षेत्र में, कि यहाँ 10 जनसंख्या पर 1 सीट, फिर यहाँ 10 पर 1, फिर यहाँ 10 पर 1 सीट, और फिर यहाँ 10 पर 1 सीट। तो यानी ये जनसंख्या के हिसाब से जो है सीटों का बंटवारा करती है। तो दक्षिणी राज्य इसका विरोध क्यों कर रहे थे? क्यों? क्योंकि दक्षिणी राज्यों में सीट कम है, जबकि नॉर्थ की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सभी में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो जनसंख्या ज़्यादा है तो सीट इसमें ज़्यादा मिलेगी, और दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या कम है, उन्होंने कंट्रोलिंग पॉलिसी अपनाई है तो वहाँ सीट कम मिलेगी। इसीलिए वो परिसीमन आयोग के 2011 की जनगणना के आधार पर जो वो काउंटिंग किया जा रहा था उसका विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आप 1971 का जनगणना यूज करो, जबकि परिसीमन आयोग क्या कह रही थी कि हम 2011 की जनगणना यूज करेंगे। विवाद यही था। अब समझते हैं परिसीमन क्या है। तो परिसीमन का तात्पर्य लोकसभा और विधानसभाओं, आप ध्यान रखें, लोकसभा और विधानसभा। राज्यसभा, विधान परिषद, वो उसका इलेक्शन वो अलग तरीके से होता है। ये केवल होती है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए। प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करता है। मान लेते हैं कि इसने 2001 की जनगणना के बेस पे किसी क्षेत्र का निर्धारण किया, फिर 2011 में जब जनगणना होगा फिर परिसीमन आयोग उसी क्षेत्र का जनसंख्या के आधार पर निर्धारण करेगा कि घटा या बढ़ा। अगर मान लेते हैं 2026 या 27 में अगर जनगणना होती है तो फिर किसी क्षेत्र का या उसी क्षेत्र का 2027 की जनगणना के आधार पर निर्धारण करेगा। तो वही कह रहा है कि सीटों की संख्या, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया से। यह प्रक्रिया क्या है? तो यह प्रक्रिया जो है परिसीमन प्रक्रिया संसद के एक अधिनियम के तहत परिसीमन आयोग द्वारा संचालित की जाती है। किसके द्वारा? तो परिसीमन की प्रक्रिया परिसीमन आयोग द्वारा। यानी परिसीमन का क्या मतलब है कि एक क्षेत्र का सीमा निर्धारित कर देना, वही परिसीमन हो गया। सीमन का मतलब एक सीमा निर्धारित करना कि ये क्षेत्र यहीं तक इतनी जनसंख्या पे 1 सीट रहेगी, फिर इतना जनसंख्या पे 2 या 1 सीट रहेगी, तो एक सीमा निर्धारित कर दिया, वही परिसीमन है। तो परिसीमन आयोग द्वारा संचालित की जाती। परिसीमन के संबंध में आप कहाँ पढ़ेंगे? तो जब आप लक्ष्मीकांत पढ़े तो लक्ष्मीकांत में लोकसभा का चुनाव दिया हुआ रहता है, वहाँ पे आप देखेंगे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन, उसमें परिसीमन आयोग के संदर्भ में दिया हुआ है, और वहीं पे कहा गया है कि ये 4 बार अभी तक इसका गठन किया जा चुका है। ठीक, परिसीमन आयोग की बात करें तो यह एक उच्च स्तरीय 3 सदस्यीय निकाय है। ध्यान रखें, इसने यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था कि ये अभी इसके संरचना के बारे में नहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह 3 सदस्यीय निकाय हैं जिसके आदेश जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं, तथा किसी भी न्यायालय के समक्ष उन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है परिसीमन आयोग के बारे में कि 3 सदस्यीय निकाय, कानूनी रूप से बाध्यकारी
और न्यायालय के समक्ष, किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय, अब इसके जो 3 सदस्यीय निकाय होते हैं इसकी बात करें कौन कौन होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश शामिल होते हैं। अब इन 2 न्यायाधीश जो शामिल होते हैं, तो ध्यान रखें 3 में से तो 2 कौन हो गए, न्यायाधीश, जिनमें से एक को केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और जो पदेन सदस्य होते हैं उसमें एक न्यायाधीश अध्यक्ष हो गया, एक न्यायाधीश सदस्य हो गया, और तीसरा जो पदेन सदस्य है वो हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन। अब ये कह रहा है कि इसके आदेश जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा था कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा क्या है यहाँ लाइन कि किसी भी न्यायालय के समक्ष उन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, मीन्स चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा स्टेटमेंट था कि परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ क्या है कि आदेश जब लोकसभा या राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो हमारा दोनों सही है, एक और दो। 2012 की ये क्वेश्चन है, 2012 की सेट ए का क्वेश्चन नंबर ये 54 था। अब आगे देखते हैं, इन्हें सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। सिविल न्यायालय मतलब एक होती है आपराधिक न्यायालय और एक होती है सिविल न्यायालय। जो अपराध के अलावा जो भी सुनवाई होती है वो सिविल न्यायालय में होती है। फरवरी 2024 तक इसे 4 बार अर्थात 1952, 1963, 1973 और 2002 में स्थापित किया जा चुका है। परिसीमन के तर्क की बात करें तो प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और आवंटित सीटों की संख्या जो है पूरे राज्य में समान हो। यानी ये कहता है कि परिसीमन आयोग क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार करेगा कि जितने भी अगर देश में क्षेत्र बांटे गए उसमें सभी जनसंख्या और सीट का अनुपात जो है समान हो, कि जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है उसको ज़्यादा सीट दिए, जहाँ कम जनसंख्या है उसको कम सीट दिए। तो ये एक समानता के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये परिसीमन का तर्क है। ये इससे विभिन्न राज्यों के बीच तथा एक ही राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। तो इसका पर्पस क्या है, समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। अब अगर हम इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो आर्टिकल 82 यानी अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर, यानी जैसे मान लेते हैं कि 2011 जैसे ही जनगणना खत्म हुआ तो लोकसभा में राज्यों के लिए सीटों का पुनः समायोजन तथा प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रावधान है। कब, तो प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर। मान लेते हैं 2026 में अगर जनगणना समाप्ति होगी या 2027 में, तो उसके बाद परिसीमन अपना कार्य करेगी। अनुच्छेद 170 जो है इसमें विधानसभाओं की संरचना के बारे में प्रावधान है। तो ध्यान रखें, अनुच्छेद 82 लोकसभा और अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभाओं। अब बात करते हैं इससे जो संबंधित संशोधन है वो क्यों किए गए। तो जनसंख्या आधारित सीट आवंटन से जो है उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को लाभ मिलता है, इसलिए असंतुलन को रोकने और जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों को पारितोषित करने के लिए संशोधित किया गया, यानी उसको बैलेंस करने के लिए संशोधित किया गया। ये कब किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके माध्यम से जो है लोकसभा सीट आवंटन और निर्वाचन क्षेत्र विभाजन को वर्ष 2000 की अवधि तक 1971 की स्तर पर स्थिर कर दिया। यानी कह रहा है कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधित किया गया तो 2000 तक जो है, वर्ष 2000 की अवधि तक कौन सी जनगणना यूज होगी, तो 1971 की जनगणना होगी कि भाई 2000 तक हम 1971 की जनगणना के बेस पे ही परिसीमन का कार्य करेंगे। 84वें संविधान संशोधन 2001 पर जो है पुनः समायोजन पर रोक लगाने के उद्देश्य से इसे वर्ष 2026 तक आगामी 25 वर्षों के लिए विस्तार कर दिया गया। कब, तो 84वां संविधान संशोधन 2001 में। तो जनगणना कौन सी थी, तो अभी भी 1971 की जनगणना थी। यहाँ पे एक लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है 1991 की जनगणना के भी यूज कर सकती थी वो। अब आती है लास्ट में 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ये कहती है कि हम 2011 की जनगणना यूज करेंगे, ठीक, यानी परिसीमन आयोग को 2001 की जनगणना यूज करने की अनुमति दी। कौन सा संशोधन, तो 87वां संविधान संशोधन 2003। अब ये लेटेस्ट एक आई है न्यायिक समीक्षा से संदर्भ में, किशोर चंद्र छगन लाल राठौर केस 2024 की ये केस है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि परिसीमन आयोग के आदेश की समीक्षा की जा सकती है यदि यह स्पष्ट रूप से मनमाना हो। यानी परिसीमन आयोग अगर मनमाना कार्य कर रहा हो या संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन होता है उसे, तो उसे न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। पर यदि उसके आदेश अगर वैध हो तो न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ध्यान रखें, यदि मनमाना हो या संवैधानिक मूल्य का उल्लंघन हो तब, पर प्रायः अगर क्वेश्चन में आए कि क्या उसके आदेश को वो चुनौती दी जा सकती है, तो नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उसके न्यायिक उसके जो आदेश हो वैध हो तो लोकसभा और राज्य विधानसभा पे बाध्यकारी है और उसे किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है या चुनौती नहीं दी जा सकती है।
और न्यायिक समीक्षा एक ऐसा मामला है जो सभी के लिए प्रायः लागू होती है, क्योंकि भाई कोई भी अगर आप गलत काम करोगे तो ऑब्वियसली कोर्ट है ही इसलिए कि न्यायिक समीक्षा कर सकती है। ठीक, तो ये बस समझने के लिए, बाकी आप ध्यान रखें कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये क्या कहता है, आर्टिकल 329 यानी अनुच्छेद 229 कहता है कि निर्वाचन संबंधी मामलों यानी परिसीमन अथवा सीट आवंटन में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। यानी खुद ये संविधान प्रावधान कर रहा है कि न्यायालयों के हस्तक्षेप को वो रोक रहा है, वर्जन कर रहा है निर्वाचन संबंधी मामलों में, चाहे वो परिसीमन हो अथवा सीट का आवंटन हो। परिसीमन मतलब क्षेत्र का निर्धारण और उसमें कितना सीट दिया जा रहा है। तो ध्यान रखें, परिसीमन का मतलब क्षेत्र का निर्धारण कि कौन से क्षेत्र में और कितना सीट दिया जाएगा, ये सब जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होता है। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, इसमें कहा गया कि 60 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को जनसंख्या आधारित परिसीमन प्रक्रिया से अपवर्जित रखा गया। यानी ये ध्यान रखने वाली बात है कि 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा अगर किसी स्टेट की जनसंख्या 60 लाख से कम है तो वहाँ जनसंख्या के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया नहीं की जाएगी। कितने, तो 60 लाख से कम हुए तब। ठीक है, इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में 2001 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी SC ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को पुनः निर्धारित करने का प्रावधान है। ठीक, तो वो करते रहती है पुनर्निर्धारण। तो अनुच्छेद 330 और 332 में SC ST के बारे में कहा गया है। तो हमारा क्वेश्चन अभी क्या था कि दिसंबर, ये 2024 का क्वेश्चन कि दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं, तो 4 हमने देखा, 1952, 1962, 1973 और 2002 में। फिर उसके बाद ये कहा कि परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही बात है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल, और वो बाध्यकारी भी होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992, संविधान के कौन से 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। ठीक, ऑप्शन में है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। अब नीचे दिए गए कुछ का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अगर आपको इसमें एक इसकी निमोनिक्स होती है, अगर आपको वो निमोनिक्स के बेस पर अगर आप याद कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे कि कब कब कितने कौन से संशोधन में वो शामिल किया गया है। तो हम बाद में इसको निमोनिक्स से एलिमिनेशन प्रोसेस से कट करेंगे कि कौन सा इसमें सही होगा, कौन सा गलत है। पहले देखते हैं कि कब कब कौन सा संशोधन किया गया। अब 8वीं अनुसूची क्या है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वे भाषाएं सूचीबद्ध है जिन्हें भारत सरकार ने संवैधानिक मान्यता प्राप्त अनुसूचित भाषाओं के रूप में स्वीकार किया है। यानी 8वीं अनुसूची में वे भाषाएं सूचीबद्ध है जिन्हें भारत सरकार ने क्या किया है, संवैधानिक मान्यता प्राप्त अनुसूचित भाषाओं के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, यानी वे भाषाएं जिन्हें भारत के संविधान ने विशेष दर्जा और संरक्षण दिया है। उसके कुछ बेस होते हैं, किस बेस पे दिया जाता है वो बाद में देखेंगे। इसके संवैधानिक आधार क्या है, तो अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 351। तो इस दोनों आर्टिकल का पर्पस क्या है कि भारतीय भाषाओं का विकास और हिंदी के प्रसार के साथ साथ अन्य भाषाओं का संरक्षण प्रदान करना। आपका काम क्या है कि आप आर्टिकल 344 और 351 को डिटेल्ड में पढ़ें। अनुसूचित भाषाओं की संख्या देखें तो 1950 में मूल संविधान में कितने थे, 14 भाषाएं थे। वर्तमान 2025 में ये 22 भाषाएं हो चुकी हैं। ध्यान रखें, क्लासिकल लैंग्वेज और अनुसूचित भाषा, अनुसूचित में जो भी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा, दोनों अलग अलग है। ध्यान रखें, शास्त्रीय भाषा और अनुसूची में शामिल भाषा दोनों अलग अलग है। तो मूल संविधान में कितने थी, 14 भाषा थी। अब पहला 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ा गया। बस आप इसे केवल ध्यान रखें, बाकी और दोनों की याद रखने की नीड नहीं है, वो निमोनिक्स हम समझ लेंगे। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा ऐड किया गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992, कौन से, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड किया गया। तो न म क याद रखें, नमक। कि 71वां संविधान संशोधन पहला कौन सी है, तो 21वें संविधान संशोधन 1967, फिर दूसरा 71वां संविधान संशोधन 1992। तो 1992 में कौन कौन से, तो नमक ऐड किया गया। नमक मिस नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब आप ये दोनों को ऐड कर दो, 21 + 71, तो फिर कौन सा हो जाता है, तो 52। तो 92 यानी 52वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। फिर आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि ये मैथिली और फिर यहाँ भी, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, नहीं होगा। इसको आप ध्यान रखें बोडमास की तरफ से, जैसे BO से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो यहाँ MA से मैथिली और S से संथाली। तो ध्यान रखें, पहला 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को ऐड किया गया। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी नमक,
न से नेपाली, एम से मणिपुरी और क से कोंकणी। तो नमक ध्यान रखें। फिर 21वें और 71वें को जोड़ दे तो वो हो जाएगा 52वें। 2003 में उसमें बोडमा से ऐड किया गया, BO से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली, S से संथाली। तो यहाँ 1, फिर ये 3 और फिर ये 4, 4 3 7 1 8, तो 14 और 8 हो गए 22। तो ये ध्यान रखें। यदि हम 8वीं अनुसूची में शामिल होने के महत्व की बात करें तो ये UPSC या SSC या राज्य सेवाओं में उपयोग हो सकते हैं। अब जैसे UPSC में भी 8वीं अनुसूची में कोई भी शामिल भाषा को आप ऑप्शनल के तौर पे ले सकते हैं। संसद की कार्यवाही की मान्यता मिल जाती है कि आप उस भाषा में संसद की कार्यवाही कर सकते हैं। साहित्यिक विकास हेतु सहायता प्राप्त हो जाता है और फिर भाषाई संरक्षण मिल जाता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल किया गया। तो इसमें मैंने पढ़े थे नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद जो 52वें है उसमें हमने बोडमास पढ़ा था। ठीक, तो बोडमास आप ध्यान रखें। तो ये तीनों हो गए। अब 4 वाले टोटल कट गए, तो 1 2 और 3 ए आंसर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दल, उसके नेता। भारतीय जनसंघ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या उसके नेता थे। सोशलिस्ट पार्टी, क्या उसके नेता श्री राजगोपालाचारी थे, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी यानी जगजीवन राम। और स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। और इनमें से कितने सही सुमेलित हैं ये देखते हैं। ठीक, अब इनके बारे में हम पहले डिटेल देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। भारतीय जनसंघ स्थापना कब किया गया था, तो 1951 में। ठीक, पहला है भारतीय जनसंघ, स्थापना 1951 में। संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये ध्यान रखें कौन से है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। विचारधारा की बात करें तो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व यानी एकात्म मानववाद। उद्देश्य क्या था, तो कांग्रेस के प्रभुत्व के विरुद्ध राष्ट्रवादी विकल्प देना। महत्व क्या हुआ, तो ये आगे चलकर यही क्या बना, तो भारतीय जनता पार्टी, यानी आगे चल करके 1977 में जनता पार्टी में विलय हुआ। ठीक है, भारतीय जनसंघ बराबर BJP। ठीक, तो अगर देखे बात करें तो हमारा पहला ऑप्शन क्या था, तो भारतीय जनसंघ का गठन कौन किए थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दूसरा देखते हैं, सोशलिस्ट पार्टी था। स्थापना 1934 में कांग्रेस के भीतर ही किया गया था सोशलिस्ट पार्टी का। प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया। यदि हम विचारधारा की बात करें तो समाजवाद, गरीब केंद्रित नीतियाँ, पूंजीवाद विरोधी थे ये लोग। विकास की बात करें तो 1948 में कांग्रेस से अलग हो गए, बाद में कई समाजवादी पार्टियों में विभाजित हो गए। आधार क्या था, तो भारतीय समाजवादी आंदोलन की इन्होंने नींव रखा। तो हमारे क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन क्या था, सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, तो ऑप्शन में था सी राजगोपालाचारी। जबकि हमारे ऑप्शन में कौन कौन से, तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव या राम मनोहर लोहिया। इन तीनों में से कोई रहते तो ही सही होता। तीसरा देखते हैं, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। स्थापना इसकी कब हुई थी, तो 1978 में। संस्थापक इसके कौन थे, तो जगजीवन राम। पृष्ठभूमि की बात करें तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व से असंतोष उत्पन्न हुआ, इसीलिए कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया। विशेषता की बात करें तो जनता पार्टी से ये जुड़ी हुई थी। अल्पकालिक इसका अस्तित्व रहा, ये बहुत ही जल्दी खत्म हो गई। तो तीसरा ऑप्शन था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, उसके संस्थापक थे जगजीवन राम। तो ये हमारा सही है। स्वतंत्र पार्टी की बात करें तो स्थापना इसका 1959 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। ठीक, अगर विचारधारा की बात करें तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, समाजवाद, यानी ये पूंजीवाद की तरह थे कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करते थे, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप और समाजवाद विरोधी थे। ये उद्देश्य क्या है, तो नेहरू की समाजवादी नीतियों का विरोध करना। महत्व क्या है, तो 1960 के दशक की प्रमुख विपक्षी पार्टी थी कौन, तो स्वतंत्र पार्टी। तो हमने देखा कि पहला है भारतीय जनसंघ पार्टी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बिल्कुल सही है। दूसरा है सोशलिस्ट पार्टी, तो सोशलिस्ट पार्टी श्री राजगोपालाचारी न होकर के इसके थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया थे। ये तीनों सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तीसरा है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम, ये बिल्कुल सही है। और चौथा है स्वतंत्र पार्टी, तो स्वतंत्र पार्टी कौन है, आचार्य नरेंद्र देव। तो आप समझे कि ये अपोजिट दिया हुआ है, सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव और स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी। ये दोनों बस गलत है, नहीं तो बाकी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही है। तो इसमें से केवल 2 सही है।